अपराध और अपराधी कई तरह के होते हैं। कुछ को आप आसानी से पहचान सकते हैं तो कुछ को आप शायद कभी पहचान ही नहीं पाते। कारण ये होता है कि वो अपराध तो करता है लेकिन अपराधी दिखता नहीं है और लोग यही मात खा जाते हैं। जो कुछ भी हो जाए, एक अपराधी अपने अपराध को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो उसने किया वो सही किया, लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा अपराधी था जो उसने जो भी किया उसे लगता था उसने सही किया। एक ऐसा अपराधी जिसने 50 से 60 विदेशी महिलाओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उनका सारा सामान लूटा, फिर उनकी हत्या भी कर दी। इतना ही नहीं, वो एक ऐसा अपराधी था जिसके पीछे कई देशों की पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन वो हमारे इंडिया में आकर पकड़ा गया। लेकिन इंडिया के तिहाड़ जेल भी उसे रोक नहीं पाई और वो वहां से भाग गया। वो दिखने में और अपनी बातों में दोनों में बहुत स्मार्ट था। इसका फायदा उठाकर वो लोगों को मारने और उनका सामान लूटने में करता था। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स शोबराज की, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से भी जानती है। आइए जानते हैं इस बिकनी किलर के बारे में विस्तार से। क्यों इसके पीछे इतनी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई थी? अगर वो सब जेल से भाग जाता था तो वो पकड़ा कैसे गया? वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग चार्ल्स शोबराज दी बिकनी किलर। 6 अप्रैल 1940 को वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम चार्ल्स शोबराज रखा गया। चार्ल्स शोबराज की मां वियतनाम में ही एक दुकान चलाती थी। उनका नाम ट्रोंग ओ लोंग फून था। चार्ल्स के पिता का नाम शोबराज हार्ट चंद भवानी था, जो वियतनाम में एक व्यापार के सिलसिले में उस समय गए हुए थे। वहीं पर उसकी मां और उसके बाप की मुलाकात हुई, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी। तो आप समझ सकते हैं कि शोबराज कौन था। कुछ ही दिनों बाद चार्ल्स के फादर उन दोनों को छोड़ दिया। आगे चल के कुछ सालों के बाद चार्ल्स की मां का अफेयर एक फ्रेंच की आर्मी के साथ हो जाता है। वो उनसे शादी कर लेती, फिर पूरा परिवार फ्रांस में ही रहने लगता। फ्रांस में रहने के दौरान चार्ल्स को वहां का पासपोर्ट भी मिल जाता है। फिर उनकी मां को फ्रेंच के हस्बैंड से एक बच्चा भी होता है। तब चार्ल्स को लगता है कि फैमिली में उनकी इंपॉर्टेंट कम हो गई, तो वो इस गुस्से में घर को छोड़ देता है। परिवार से दूर होते ही चार्ल्स जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख देता है। छोटे मोटे क्राइम से वो शुरुआत करता है, जैसे कि बाइक या कार चुराना शुरू कर देता है। पहली बार जब उसको जेल हुआ 1963 में, तब वो सिर्फ 19 साल का था। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जेल के अंदर ही वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में लग गया। जब वो जेल से छूटा तो उसकी पर्सनालिटी बहुत हाई हो चुकी थी। जेल के अंदर ही उसने एक वॉलेंटियर फिलिक्स स्कॉन को पटा लिया था। फिलिक्स काफ़ी अमीर था। इससे शोबराज को फ़ायदा ये हुआ कि वो उसके ज़रिए पेरिस के हाई सोसाइटी में आ और जा सकता था, जिसके ज़रिए उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में मालूम चला और वो उनके साथ जुड़ना चालू हो गया। शुरू में वो उसको ड्रग्स की सप्लाई करता था। उसी दौरान वो एक पारसी लड़की सेंटाल से मिलता और उसको डेट करने लगता। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी वाले दिन ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कारण ये था कि वो जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो कार चोरी का था। लेकिन इसके बाद भी सेंटाल ने अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। वो उससे रिश्ता बनाए रखी और जेल में भी उससे मिलने आती जाती रही। जब 8 महीने बाद पुलिस ने उसे छोड़ा, तब उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। इतना सब कुछ हो रहा था और इसी दौरान क्राइम का गिराफ भी उसका लगातार बढ़ता जा रहा था। सेंटाल ने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था। उसके मुँह पे तो खून लग चुका था। साल 1970 में वो वापस गिरफ्तारी के डर से सेंटाल को लेकर एशियाई देशों में रहने लगा। ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों से होते हुए वो उसी साल मुंबई पहुंचा। मुंबई में ही सेंटाल ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम मूशा रखा गया। भारत में आने के बाद वो एक फ्रेंच सोसाइटी से जुड़ गया। चार्ल्स एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से किसी के साथ भी मेलजोल बना लेता था। उसने यहाँ अमीर लोगों में अपनी पहचान बना ली। सेंटाल एक सुंदर और आकर्षक दिखने वाली लड़की थी। उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा भी था। इसके कारण लोगों ने उनका स्वागत चाय की पार्टी देकर किया। अब चार्ल्स ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो ड्रग के बिजनेस को छोड़ गैम्बलिंग के बिजनेस में आ गया और वो धीरे धीरे छोटे मोटे हथियार को चुराकर भी बेचना शुरू कर दिया। साल 1973 में वो दिल्ली आ गया। दिल्ली में चाणक्यपुरी में एक होटल है जिसका नाम अशोक। वो वहाँ रुका और रात में उसने वहाँ की छत तोड़कर चोरी की। उसने मालिक के कनपट्टी पे बंदूक रखी और वहाँ से सारे पैसे और सोने के आभूषण लेकर गायब हो गया। और वो वहाँ से सीधा हवाई अड्डा पहुंचा मुंबई जाने के लिए। लेकिन कस्टम अधिकारी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास इतने सारे आभूषण कहाँ से आए, और वो फौरन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उस समय तो वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और दिल्ली के एक जेल में बंद कर दिया। जब उसे जेल में बंद कर दिया तो वो वहां से भागने का प्लान पहले ही बना चुका था। उसने बहाना बनाया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस बहाने पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहां से वो सबको चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। वहां से भागने के तुरंत बाद वो अफगानिस्तान भाग जाता है। वहां भी चार्ल्स टूरिस्ट को लूटने का काम करता है। लूटते समय वो एक बात का खास ख्याल रखता है कि उसके ट्रेवल डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट और वीजा मिल जाए, ताकि उसे कहीं भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चार्ल्स लोगों को लूटते समय उसे बेहोश कर देता है। इसके लिए वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा ही एक वाक़या काबुल में हुआ। तब वो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईरान भाग जाता है।
चेंटोल भी इन सबसे अब परेशान हो चुकी थी। वो वापस फ्रांस चली जाती है और लौटकर उसके पास कभी नहीं आती है। चार्ल्स ने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया था कि सामने वाला उससे बात करने में कभी घबराता ही नहीं था, चाहे वो इसका फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर स्पीकिंग स्टाइल हो। ही वॉज मास्टर इन एवरीथिंग। इन सब के अलावा उसके पास एक और वेपन था, वो था उसका लैंग्वेज। ही कैन स्पीक मोर देन 5 लैंग्वेज और सामने वाला कभी पकड़ ही नहीं पाता था कि ये है किस देश से। और वो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जेल के अंदर करता है। वो गार्ड्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसे 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं मिलती जेल के अंदर, वो भी बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। 1970 के दशक में उसने विदेशी टूरिस्ट को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वो उससे तो पहले दोस्ती करता, फिर उसे नशीली दवाइयाँ देता और उसकी हत्या करता, फिर उसका सामान लूट कर भाग जाता। इसी बीच उसने एंड्री नाम की एक लड़की को अपना पार्टनर बना लिया और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थाईलैंड के पटाया बीच पर एक लड़की की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर मारा गया। फिर बाद में पता चलता है कि यह मर्डर भी चार्ल्स ने ही किया। 16 दिसंबर 1975 को पटाया के एक और रिजॉर्ट में 2 लड़की की लाशें मिलती। ये दोनों लाशें बिकनी पहने हुई लड़की की थी जिसके ऊपर फूल बना हुआ था। अब वहाँ की पुलिस को इस किलर का नाम नहीं पता था और ज्यादातर जिन लड़कियों का मर्डर होता था वो सभी बिकनी पहनी रहती थी, इसीलिए इस किलर का नाम दी बिकनी किलर रख दिया। 1972 से 1976 के बीच में उसने 24 लड़कियों की हत्या की और सबों ने बिकनी पहना हुआ था। साथ ही सबों को ड्रग्स का ओवरडोज देकर ही मारा गया। चार्ल्स को लगने लगा था कि यहाँ रहना अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है, तो इसीलिए उसने किसी टूरिस्ट का पासपोर्ट चुराकर वहां से वो सीधा नेपाल भाग गया। एंड्री भी उसके साथ थी। नेपाल आने की तीसरे दिन ही उसने फिर 2 टूरिस्ट को मार दी, एक कनाडा की थी और दूसरी अमेरिका की। नेपाल पुलिस ने अब वहां की कार्रवाई तेज कर दी। उसके पुराने फ्रेंड साथियों ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो सब वहां से दोबारा भागे और इस बार फ्रांस गए। इसके बाद वो वापस इंडिया आया और इजराइल का एक स्कॉलर का पासपोर्ट लेने के चक्कर में उसने मर्डर कर दिया। इसके बाद 16 मार्च 1976 को वो वापस थाईलैंड गया, ये जानते हुए भी कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ भी किया, लेकिन सारे मामले को गुप्त रखा और उसे जाने दिया। उसे जाने देने का रीज़न ये था कि थाईलैंड का टूरिस्ट इंडस्ट्री अफेक्ट ना हो, बस इसीलिए उसे वापस जाने दिया और सारी बात को गुप्त रखा गया। जुलाई 1976 में चार्ल्स वापस इंडिया लौटा। वहाँ दिल्ली के फ्रेंच स्टूडेंटों के ग्रुप का वो गाइड बन गया और दस्त की गोली बोलकर ड्रग्स खिला दिया सबों को। सब स्टूडेंट बेहोश हो गए, 1-2 जो थोड़े होश में थे उसने जैसे तैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने उसे पकड़ा और तिहाड़ जेल में भेज दिया। उस पर ट्रायल चला और फिर इजराइल टूरिस्ट के मर्डर के आरोप में उसे 12 साल की कैद की सजा मिली। 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स शोराज को भारत सरकार ने रिहा कर दिया और उसे वापस फ्रांस भेज दिया। फ्रांस में उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी जैसा हुआ। वो इंटरव्यू देने और अपने ऊपर बुक लिखने वालों से मोटी रकम लेना शुरू कर दिया और पत्रकार देते भी थे। एक पत्रकार ने बताया कि उसने अपने लाइफ के ऊपर फिल्म बनवाने के लिए एक प्रोड्यूसर से $15 मिलियन की मांग की। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 110 करोड़ रुपए हो जाता है। 17 दिसंबर 2003 को चार्ल्स शोराज को एक बार फिर काठमांडू की सड़कों पर देखता। वहां एक जर्नलिस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। नेपाल में सजा काटने के दौरान ही 2008 में चार्ल्स ने बहुत ही छोटी आयु की एक नेपाली लड़की जिसका नाम है निहिता विश्वास, उसके साथ जेल के अंदर ही शादी कर लेता है और उसके परिवार वाले इस शादी से राजी भी थे। वो अभी नेपाल के जेल में अपनी बाकी की सजा काट रहा है।